हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 21 अभिमन्यु, मेरी पत्नी होकर ऐसी पसंद छी। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए और वह पीछे मुड़कर अपने पापा को देखने लगा। तभी मनोज मल्होत्रा अभिमन्यु के पास आकर कहते हैं, देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब नहीं पसंद है, लेकिन हमें ये करना होगा, इसलिए तुम कोई सवाल किए बिना रिसेप्शन के लिए तैयार रहना। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर अभिमन्यु चुपचाप वहां से चला गया। अभिमन्यु को जाते हुए देखकर मनोज मल्होत्रा खुद से ही कहते हैं, इसने तो कुछ कहा भी नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि ये नहीं आएगा? अगर यह नहीं आया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग क्या क्या कहेंगे? पहले तो कहेंगे कि मंडप पर से दुल्हन हमेशा गायब होती है और आज रिसेप्शन में दूल्हा ही गायब है। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा हंसते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाई जी, लेकिन मुझे लगता है अभिमन्यु तैयार हो जाएगा। वैसे वह खुद नहीं चाहेगा कि उसके परिवार की बदनामी हो। थोड़ा समय लगेगा, पर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन छोटी माँ, अगर हम समझने की कोशिश करते रहेंगे ना तो समय निकलता जाएगा और भाई को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बात आप भी जानती है कि इस घर में भाई के अलावा किसी की नहीं चलती है। नायरा की बातों को सुनकर मनोज मल्होत्रा सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, हाँ नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो इवान खुद अपने भाई से बात करेगा तो सही होगा। मैं बस चाहता हूँ कि अभिमन्यु कल समय पर रिसेप्शन में आ जाए। मैं कोई बदनामी नहीं होने देने चाहता। उन लोगों की बातों को सुनकर परिणीति ऊपर देखने लगी, जहाँ अभिमन्यु गया हुआ था। साकेत अभी भी वहीं मौजूद था। उसने परिणीति को देखा और चुपचाप अभिमन्यु के पीछे चला गया। रात का समय। सभी को खाना खिलाने के बाद परिणीति जब खुद खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी, तब उसने अभिमन्यु को फोन पर बात करते हुए पाया, जो गार्डन की तरफ जा रहा था। अभिमन्यु को इस तरह से देखकर परिणीति मन ही मन कहती है, यह क्या इतने ताकतवर है, जो इनके परिवार वाले भी इनसे बात करने से डरते हैं। अगर परिवार वाले इतना डरते हैं, तो फिर मेरी क्या हालत होगी। ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं खुद ही उनके साथ शादी के मंडप पर नहीं बैठी थी। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं रुकती, और माँ ने हमेशा कहा था, जब नए रिश्ते बनते हैं तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, वरना आगे और तकलीफ होती है। मेरी वजह से इस प्यारे परिवार को तकलीफ हो, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। अभी जैसे भी हैं, है तो मेरे पति ही। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, और अगर कहूंगी भी तो ये कौन सा मुझे माफ कर देंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इनसे दूर रहूं। इनसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। पता नहीं कब इनका गुस्सा मेरे ऊपर उतर जाए। गार्डन की तरफ देखते हुए परिणीति मन ही मन ये सब सोच रही थी। तभी अचानक से अभिमन्यु उसके सामने आ गया और उसे देखते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारा खाना खाना हो गया हो तो कुछ समय में मेरे कमरे में आना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कहने के बाद अभिमन्यु तुरंत वहां से चला गया। अभिमन्यु के जाते ही आराधना पहले तो अपनी सोच से बाहर निकली, फिर हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु उसे अपने कमरे में बुला रहा था, लेकिन वह जानती थी कि कोई अच्छा काम करने के लिए तो वह बुला नहीं रहा होगा। इसीलिए अपना खाना अधूरा छोड़कर ही वह कुछ ही समय में अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके कमरे में चली गई। परिणीति जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा वहां पर उसका वही बैग रखा हुआ है, जो आकृति मल्होत्रा ने उसे रिसेप्शन में पहनने के लिए दिया हुआ था, जिसमें उसने कपड़े रखे थे। लेकिन वह सारे बैग तो उसने नायरा के कमरे में रखे थे, तो फिर वह अभिमन्यु के कमरे में क्या कर रहे थे। ये देखकर परिणीति को न जाने क्यों बहुत डर लगने लगा। उसे लगा शायद इसी बात पर अभिमन्यु नाराज हो चुका है। अभिमन्यु ने एक नजर परिणीति को देखा और फिर अपने हाथों में रखी हुई घड़ी को उतार कर टेबल पर रखते हुए कहने लगा, कल रिसेप्शन होने वाला है।
वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ रिसेप्शन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है या फिर मैं तुम्हें अपना रहा हूँ। तुम आज भी मेरे कमरे में नहीं आओगी और हाँ, कल बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो उनके सामने ये तो बोलना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, वरना उनके जाने के बाद मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, लेकिन मैंने तो पहले भी आपके बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे तो आपके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो मैं भला किसी और से क्या कहूंगी, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जाकर कुछ भी कहूं। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, ये बहुत अच्छी बात है जो तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। चलो, कम से कम तुम्हारे पास दिमाग तो है, वरना तो मुझे लग रहा था तुम्हारा दिमाग खाली ही रहता है। इतना कहकर अभिमन्यु बालकनी की तरफ जाने लगा, पर तभी परिणीति उसे रोकते हुए कहती है, वो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं 2 मिनट तक आपके कमरे में रह सकती हूँ? वह मम्मी ने मुझे कुछ कपड़े दिए हैं जो मुझे कल पहनने हैं। मैं बस उसे एक बार देखना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। तारांकन। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए और वह परिणीति को पीछे मुड़कर देखकर कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी परिणीति तुरंत बेड पर रखे हुए कपड़े निकालकर मिरर के सामने जाकर उसे देखने लगी। हालांकि आकृति ने जितनी भी साड़ियां उसे दी थी, वह सब बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। कोई हरे कलर की थी, तो कोई पीले रंग की, तो कोई लाल रंग की, तो कोई गुलाबी रंग की। जब परिणीति ने पीले रंग की साड़ी को उठाकर खुद पर देखा तो वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई। वही अभिमन्यु वहां रहकर परिणीति को ही देख रहा था। जब उसने देखा परिणीति ने पीले रंग की साड़ी उठाई है, तो वह मुंह बनाकर मन में ही कहता है, क्या ये लड़की यह साड़ी पहनेगी? इसके पास दिमाग नहीं है। मतलब अभिमन्यु मल्होत्रा के सामने रिसेप्शन में मेरी पत्नी बनकर ये लड़की ये साड़ी पहनेगी। ये सोचते हुए वह गुस्से में परिणीति को देखने लगा। तभी परिणीति ने पीले रंग की साड़ी को छोड़कर गुलाबी रंग उठाया, लेकिन वह रंग भी देखकर अभिमन्यु का मुंह पूरा बन चुका था और वह मुंह बनाते हुए खुद से कहता है, ये पहनेगी, इसमें तो और पागल लगने वाली है, खुद के साथ साथ मुझे भी पागल बनाएगी। माँ को क्या और कुछ पसंद नहीं आया? इतना कहकर वह वहां से गुस्से में जाने लगा, पर तभी उसने देखा गुलाबी रंग को छोड़कर परिणीति ने लाल रंग की साड़ी उठाई जो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि वह साड़ी दिखने में सिंपल थी, लेकिन वह और भी ज्यादा खूबसूरत थी। लाल साड़ी को देखते ही अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए और उसने साड़ी को देखते हुए खुद से ही कहा, ये हुई ना बात, ये सब कलर होते हैं। चलो, कम से कम कुछ ढंग का पकड़ा इसने। इतना कहने के बाद वह वहां से बालकनी में चला गया। परिणीति लाल साड़ी को पसंद करके मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, नायरा ने कहा था लाल कलर का रंग उसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर कल मैं ये पहनूंगी तो उनका मुंह बन जाएगा? तो क्या वह मुझ पर गुस्सा भी करेंगे? लेकिन मुझे इन चारों में से सबसे ज्यादा यही अच्छी लगी। चलो, मैं एक बार नायरा से पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए परिणीति ने सभी कपड़े उठाए और उसे लेकर अभिमन्यु के कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह नायरा के कमरे में आई, तो उसने देखा नायरा लैपटॉप पर वीडियो देखते हुए चिप्स खा रही थी। ये देखकर वह नायरा के हाथों से चिप्स लेते हुए कहती है, ये तुम्हारा तीसरा पैकेट है और तुम हो कि रोक ही नहीं रही हो। अगर तुमने फिर से चिप्स के पैकेट लिए ना, तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट मम्मी के पास जाकर कर दूंगी। वैसे भी उन्होंने तुम्हें बाहर का खाना कम देने के लिए कहा है। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार, तुम्हें पता है ना ये चिप्स मुझे कितने ज्यादा पसंद है, और मैं अभी सीरीज देख रही थी और तुमने मुझे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। ये कहते हुए उसकी नजर अचानक से परिणीति के हाथ में रखी हुई साड़ी पर गई। वह तुरंत अपने हाथों को कपड़े में साफ करके परिणीति के हाथों से सभी साड़ियां लेकर मुस्कुराते हुए कहती है,
क्या ये साड़ियाँ माँ ने तुम्हें दी है? क्या तुम कल इनमें से कोई पहनने वाली हो? अगर ऐसा है तो बताओ, तुम कौन सी पहनोगी? नायरा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे सभी कपड़े पसंद है, तो मैं इनमें से कौन सा पहनूं? वैसे तो मम्मी ने कहा था लाल रंग ज्यादा शुभ माना जाता है, तो क्या मुझे वह पहनना चाहिए? क्योंकि मुझे भी वह बहुत पसंद है। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा उसकी बलाया लेते हुए कहती है, मेरी जानेमन तुम्हारी मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था। कहा जाता है जब नई दुल्हन घर आती है, तो उन्हें शुरुआत के कुछ दिन तक कम से कम लाल कपड़े पहनने चाहिए, और देखो ना मेरी मम्मी ने जो कपड़े लाए हैं ना, उनमें से ये लाल रंग की साड़ी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तुम्हें तो यही पहनना चाहिए। नायरा की बात सुनकर परिणीति मुस्कुरा कर कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं यही पहनूंगी। ये कहने के बाद वह सभी कपड़ों को टेबल पर रखकर नायरा के पास आकर बैठ गई और उसे देखकर कहने लगी, वैसे मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा उसके हाथों से चिप्स लेते हुए कहती है, हाँ पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है? नायरा ने इतना ही कहा था कि तभी परिणीति बड़ी है गंभीरता के साथ कहने लगी, मैं जब से यहाँ आई हूँ, तब से मैंने ऊपर वाले कमरे को देखा है, जहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सभी कमरे के दरवाजे खुले रहते हैं, पर सिर्फ वही कमरे का दरवाजा क्यों बंद है? परिणीति की बात सुनते ही नायरा के हाथ हवा में ही रुक गए और वह परिणीति को देखने लगी। पहले तो नायरा ने एक नजर परिणीति को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो तुम ऊपर वाले कमरे की बात कर रही हो। मुझे लगा ही था कि कभी ना कभी तुम ये सवाल जरूर करोगी। वैसे सच कहूं तो वह एक ऐसा कैमरा है जो सिर्फ अभिमन्यु भाई के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नहीं जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वह कमरा किसी को पसंद है, तो वह भाई को है। और ऐसा क्यों है, ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इससे अच्छा यही होगा कि तुम कल खुद इस कमरे में जाकर एक बार देख लेना। वैसे सच कहूं तो वह कमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें मेरे सभी भाई और पापा, चाचा जाते हैं। आज तक हम औरतें कभी उसमें नहीं गए हैं, क्योंकि हमें वहां जाने से मना किया जाता है। नायरा की बात सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, पर ऐसा क्या है उस कमरे में? मतलब सिर्फ औरतें ही क्यों नहीं जाती है? क्या वहां पर कोई भूत रहता है? देखो मैं जानती हूँ कि आज के टाइम में ये सब नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरे गांव में ऐसा बहुत कुछ होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज है जो औरतों को नहीं देखनी चाहिए? एपिसोड 22 रिपोर्टर के सवाल। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, अब ये सारी बातें छोड़ो, वैसे भी हमें क्या मतलब है? जब पापा और भाई ने मना कर दिया है तो हम जाकर उन लोगों की डांट क्यों सुने? इससे बेहतर यही है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तुम जल्दी से जाकर सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हारा रिसेप्शन है ना, तो शायद तुम्हें कल सुबह सवेरे उठना होगा। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो आपको नहीं उठना है, आप ये चिप्स रखिए और जाकर सो जाए। ये कहकर परिणीति ने नायरा के हाथों से चिप्स का पैकेट लिया और बेड पर रखे हुए लैपटॉप को उठाकर टेबल पर रख दिया और नायरा के पास आकर उसके बगल में जाकर सो गई। नायरा ने जब ये देखा तो उसने भी परिणीति को गले लगाकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अभिमन्यु ने बालकनी में आकर किसी को कॉल किया। जैसे ही कॉल उठा, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, इंतजाम हुआ है या नहीं? मैंने कहा था ना कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनते ही फोन के दूसरे तरफ से शख्स ने घबराते हुए कहा, सर इंतजाम पूरा हो चुका है, बस 2 घंटे की देरी है। जैसे ही वह लोग आ जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और हाँ, यहाँ पर मैंने सीसीटीवी कैमरा भी लगा दी है, तो आप आराम से लाइव देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको प्रॉब्लम होने के 5 मिनट पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। तैयारी पूरी हुई है, कोई भी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूंगा। अपने आदमी की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, वेरी गुड,
काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हाँ, जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती है तब तक उसे छोड़ना मत, चाहे उसके लिए तुम्हें पूरी रात ही क्यों ना गुजरनी पड़े। इतना कहकर अभिमन्यु ने फोन रख दिया और फोन रखते ही बाहर आसमानों को देखते हुए उसने खुद से कहा, अभिमन्यु मल्होत्रा से पंगा लेना क्या होता है, ये बात हर एक इंसान के जहन में होनी चाहिए। ये सोचकर अभिमन्यु ने एक नज़र अपने फोन को देखा और वापस कमरे में आ गया। जब वह कमरे में आया तो उसने देखा कमरे में ना तो परिणीति है, नहीं उसका कोई सामान। ये देखकर उसने अपना फोन टेबल पर रखा और खुद बेड पर जाकर लेट गया। अगले दिन परिणीति सुबह की पूजा करने के बाद रिसेप्शन के लिए तैयार होने चली गई थी। नायरा परिणीति को तैयार कर रही थी, तो वही परिणीति बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आज वह अभिमन्यु के साथ रहकर उन सभी लोगों से मिलने वाली थी जिनको वह जानती तक नहीं थी। ऐसे में उसकी घबराहट खत्म नहीं हो रही थी। नायरा ने जब परिणीति को घबराते हुए देखा तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम घबरा क्यों रही हो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अभिमन्यु भाई को लेकर तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, पर यकीन करो भाई उन लोगों के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति एक चैन की सांस लेते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस घबरा रही हूँ क्योंकि यह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। ना जाने कौन कौन लोग होंगे जो मुझसे मिलेंगे और मैं उनसे क्या बात करूंगी। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा उसकी साड़ी की अच्छे से प्लीट बनाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरी जानेमन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बगल में ही रहूंगी। जो भी तुमसे मिलने आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी कि वह कौन है, तुम ठीक से मिल लेना। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी नायरा परिणीति के माथे पर बिंदी लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे अच्छे से तैयार करने के बाद नायरा ने बेड पर रखी हुई चुनरी उठाए और उसे परिणीति के ऊपर रखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, अब लग रही हो तुम मल्होत्रा खानदान की बहू। ये कहते हुए नायरा उसकी नजर उतारने हुए कहती है, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अगर लड़का होती ना तो मैं भाई को तुमसे दूर करके तुम्हारी जिंदगी में चली आती। खैर चलो, बहुत सारी बातें हो गई है, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीचे सब गेस्ट भी आ चुके हैं, यहाँ तक कि भाई भी इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर नायरा परिणीति का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा इवान वहां पर पहले से मौजूद है। ये देखकर वह परिणीति के पास आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, वैसे तो मैंने आपको पहले भी देखा है पर आज आपकी दूसरी मुंह दिखाई होगी और इसमें भी मैंने आपके लिए एक तोहफा लिया है जो मैं सबसे आखिरी में दूंगा। इवान की बातों को सुनकर परिणीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी इवान और नायरा मिलकर परिणीति को नीचे लेकर चले गए। सभी गेस्ट वहां पर इंतजार कर रहे थे। हॉल में ही बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जहां पहले से ही अभिमन्यु बैठकर फोन चला रहा था। हालांकि उसने एक बार भी सर उठाकर परिणीति को नहीं देखा था, लेकिन जब परिणीति ठीक उसके सामने आ गई तब जाकर उसकी नजर परिणीति के पैरों से होते हुए उसके सर पर चली गई। ये वही साड़ी जिसे देख उसने भी हाँ कहा था। हालांकि परिणीति का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन अभिमन्यु ने उसके चेहरे को देख लिया था क्योंकि बैठने की वजह से उसे परिणीति का चेहरा ठीक से दिखाई दे रहा था। परिणीति के चेहरे को देखते ही अभिमन्यु 2 पल तक उसमें ऐसे खो गया जैसे उसे वहां के आसपास के लोगों की बातें सुनाई ना दे रही हो। परिणीति अभी भी वही खड़ी थी। तभी नायरा ने उसे अभिमन्यु के बगल में बिठाया और खुद इवान के साथ एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। तभी पूजा मल्होत्रा मुस्कुराते हुए सभी गेस्ट से कहती है, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, आइए आप लोग मेरी बहू से मिल लीजिए। इतना कहकर पूजा मल्होत्रा ने स्टेज पर आकर परिणीति के चेहरे पर से घूंघट हटाया और उसकी बलाइयां लेकर उसे तोहफा देने लगी।
परिणीति ने पहले तो पूजा मल्होत्रा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। फिर धीरे धीरे करके घर के सभी मेंबर, यहाँ तक कि आने वाले जितने भी गेस्ट थे, वह भी परिणीति और अभिमन्यु को बधाई के साथ ही आशीर्वाद देने लगे। अभिमन्यु को ये सब बहुत ज्यादा बोर लग रहा था। वह अपना फोन देखते हुए खुद से ही कहता है, क्या फालतू बकवास रस्में होती रहती है। इससे बेहतर यही होता कि मैं ऑफिस में रहता। यहाँ रहकर मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है और सुबह सुबह ना जाने किन किन लोगों का चेहरा भी देख लिया। अभिमन्यु को बड़बड़ाते हुए देखकर परिणीति ने एक नजर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर धीरे से कहने लगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ये फंक्शन रखने को नहीं कहा था और अगर आपको रिसेप्शन में नहीं आना था तो आप मना कर देते। आप यहाँ बैठकर दूसरों की बुराइयां क्यों कर रहे हैं। परिणीति की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें छोटी कर ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता तभी अभिमन्यु का असिस्टेंट साकेत अभिमन्यु के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार, यहाँ तो चुप हो जाओ, सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने आंखें छोटी कर ली। उसी वक्त मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया स्टेज पर आए। मिसेज सिंघानिया अभी भी परिणीति को ही देख रही थी। जब जब वह दोनों परिणीति को देखते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन लोगों ने परिणीति को पहले भी देखा है। ऐसे में मिस्टर सिंघानिया परिणीति के पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लगता है तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मेरी छोटी बहन मेरी मम्मी की तरह दिखती है। परिणीति की बातों को सुनकर मिस्टर सिंघानिया हैरानी से कहते हैं, तो तुम्हारी माँ और बहन दोनों है, लेकिन वो दोनों यहाँ क्यों नहीं आए। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत परिणीति को देखा, क्योंकि वह जानता था परिणीति की माँ को तो पता ही नहीं है कि आखिर परिणीति कहाँ है और क्या कर रही है। तो ऐसे में परिणीति अब मिस्टर सिंघानिया को क्या जवाब देने वाली है। वह ये सब सोचकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी नायरा बात को संभालते हुए कहती है, अंकल, वह क्या है ना, आंटी को ना टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सकी। आज वीडियो कॉल पर बात हुई थी। उन्होंने परिणीति से भी बात की और कहा भी कि वह आना चाहती थी, लेकिन वह अकेले घर छोड़कर कैसे आती, इसीलिए वह नहीं आ सकी। पर हाँ, जब उनके पास समय होगा वह जरूर आएगी। नायरा की बात सुनकर परिणीति ने मिस्टर सिंघानिया को देखा तो मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराने लगे। तभी एक रिपोर्टर जो वहां पर उन लोगों की तस्वीरें ले रहा था, वह उनकी बातों को सुन चुका था, जिसके बाद वह मिस्टर सिंघानिया को देखकर कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। शादी वाले दिन तो आपने ही इनका कन्यादान किया था और आज आप कह रहे हैं कि उनकी माँ कोई और है। क्या यह आपकी बेटी नहीं है। रिपोर्टर की बात सुनते ही सभी घर वालों की नज़र मिस्टर सिंघानिया पर चली गई। वहीं किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सिंघानिया उसी वक्त परिणीति से कुछ ऐसी बातें कर रहे होंगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्टर को क्या जवाब दिया जाए। तभी मिसेज सिंघानिया रिपोर्टर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपने ऐसा सुना। वह कुछ और कह रहे थे, लेकिन आपने कुछ और सुन लिया। वह हमारी ही बेटी है, तो भला हम उसकी दूसरे माँ के बारे में बात क्यों करेंगे। और आपने जो सुना है ना, वह शायद कुछ और सुन लिया होगा, क्योंकि परिणीति का कन्यादान अगर हमने किया है तो वह बेटी भी हमारी ही है। मिसेज सिंघानिया की बात सुनकर वह रिपोर्टर हैरानी से कहता है, लेकिन हम कैसे मान ले कि परिणीति आपकी बेटी है, क्योंकि आपने आज तक अपनी बेटी को कभी भी सामने आने नहीं दिया था और आपने कहा था कि आपकी 2 बेटी है, तो आपकी पहली बेटी कहाँ है। और अगर यह पहली बेटी है तो दूसरी बेटी कहाँ है, क्योंकि हमें जानना है अपनी बहन की शादी में या फिर अपनी ही बहन की रिसेप्शन में वह क्यों नहीं आई है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि वह इस शादी से खुश नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बहनों में बात नहीं बनती है। रिपोर्टर की बातों को सुनकर मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे में वह लोग माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे। तभी अभिमन्यु गुस्से में रिपोर्टर को देखकर कहता है,
तुम यहाँ पर हम पति पत्नी की तस्वीर लेने आए हो या फिर कहानी बनाने के लिए जो मेरे फंक्शन में आकर इतने सवाल कर रहे हो? क्या इतने सवाल करने की परमिशन तुमने मांगी थी? अभिमन्यु की बात सुनकर रिपोर्टर एक पल के लिए घबरा गया। हालांकि वह रिपोर्टर ये भूल गया था कि वह जहां खड़ा है वहां अभिमन्यु मल्होत्रा भी मौजूद है। ऐसे में वह घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी सवाल नहीं करूंगा। इतना कहकर वह रिपोर्टर स्टेज से नीचे उतर गया। प्रेरणा मल्होत्रा जो वहीं पर मौजूद थी, वह मिसेज सिंघानिया को देखते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन आपको इस समय यहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए थे। थोड़ा रुक जाती, उसके बाद हम इस पर बात करते। एपिसोड 23 झूठ या सच। 2 घंटे के रिसेप्शन के बाद सभी गेस्ट वहां से चले गए थे। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अब तक वहां से जा चुके थे। अभिमन्यु इन सब से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। उसे अब वहां से निकलना था। उसने अपने गले में पहनी माल को उतार कर जमीन पर फेंका और वहां से चला गया। परिणीति जो अकेली वहां बैठी हुई थी, वह अभिमन्यु को जाते हुए देखते रह गई। मल्होत्रा परिवार भी ये देखकर हैरान था, लेकिन उनको ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह लोग अभिमन्यु की हर एक हरकत से वाकिफ थे। इवान भी अब हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार था। ऐसे में वह परिणीति के पास आकर कहता है, भाभी अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं आपसे रात में मुलाकात करूंगा और मेरा तोहफा भी रात में ही आपको मिलेगा। इतना कहकर इवान वहां से चला गया। इवान के जाते ही परिणीति ने अपने पास रखे हुए तोहफों को देखा और फिर उसे उस चेयर पर रखकर नायरा के पास चली गई। नायरा परिणीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, भाई की बातों का बुरा मत मानना, वह ना ऐसे ही है। तुम चाहो तो तुम कपड़े बदल सकती हो। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति ने उसे देखा और फिर वहां से चली गई। परिणीति के जाते ही प्रेरणा मल्होत्रा नायरा के पास आकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, परिणीति के मम्मी पापा नहीं है क्या? क्योंकि इतना कुछ हो गया और उसकी माँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि उसकी माँ को ये बात जैसे ही पता चलती वह तुरंत यहाँ आती। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा उनके पास आकर मुरझाए हुए चेहरे के साथ उन्हें देखकर कहने लगी, छोटी माँ सच कहूँ तो परिणीति की मम्मी भी है और उसकी बहन भी है, लेकिन परिणीति के पापा नहीं है और परिणीति के मन को ये बात नहीं पता है कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी बहन को पता है। छोटी माँ क्या आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जानती हूँ पूरे परिवार में सबसे ज्यादा समझदार आप हो और अगर आप मेरी मदद करोगे ना तो मैं आज रात आपको बहुत सारी चॉकलेट लाकर दूंगी। नायरा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा अपनी आंखें छोटी करके कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन क्या तुम सच कह रही हो? अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मुझे ढेर सारे चॉकलेट लाकर दोगी और वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे परिवार में सबसे ज्यादा समझदार मैं हूँ, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं होता है। चलो किसी को तो यकीन है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रेरणा मल्होत्रा ने इतना ही कहा था कि तभी नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, अब अगर दादी या फिर मम्मी पूछेगी परिणीति के मम्मी पापा यहाँ क्यों नहीं आए, तो आप उन्हें बता देना कि आपकी परिणीति की मम्मी से बात हो चुकी है। वह सच में बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए वह यहाँ नहीं आ सकती है। नायरा की बात सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा हैरानी से कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा मतलब क्या मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा? लेकिन तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा बोल देती हूँ, लेकिन ये तो बहुत बड़ा झूठा होगा। प्रेरणा मल्होत्रा को इस तरह परेशान देखकर नायरा उनके हाथों को पकड़ के परेशान भरी आवाज में कहने लगी, मैं आपको आइसक्रीम भी लाकर दूंगी, प्लीज आप आज मेरी मदद कर दीजिए। नायरा को इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर प्रेरणा मल्होत्रा को बहुत बुरा लगा। वह सच में नायरा को उदास नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो मुस्कुराए और फिर नायरा के हाथ को पकड़ के कहा, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज तुम कह रही हो तो ठीक है। मैं कह दूंगी कि मैं परिणीति की मम्मी को जानती हूँ।
इतना कहकर प्रेरणा मल्होत्रा उन लोगों के पास चली गई। तभी परिणीति भी कपड़े बदल कर नायरा के पास आ गई। जब प्रेरणा मल्होत्रा पूरे परिवार के बीच में चली गई, तभी आकृति मल्होत्रा परिणीति को देखते हुए कहती है, परिणीति उस समय यहाँ पर रिपोर्टर मौजूद था, इसीलिए मैंने ये सवाल नहीं किया। लेकिन ये बात मेरे मन में भी है कि आखिर तुम्हारा परिवार आया क्यों नहीं? क्या उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है? आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से उन्हें देख रही थी। तभी नायरा जैसे बीच में बोलने के लिए वहां पहुंची, तभी आकृति ने अपना हाथ आगे रखकर उसे रोकते हुए कहा, मैं तुमसे सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं परिणीति से सवाल कर रही हूँ तो इसका जवाब भी वही देगी। बताओ परिणीति, क्या तुमने अपनी माँ को अब तक नहीं बताया है कि तुमने शादी कर ली है? क्या तुम्हारी माँ को यह नहीं पता है कि तुम अब हमारे घर की बहू हो? आकृति मल्होत्रा की सवालों को सुनकर परिणीति अब फंस चुकी थी। वह उन लोगों को सच कैसे बताती? अगर उन लोगों को सच पता चल जाएगा तो वह लोग उसकी माँ को घर बुला लेंगे और वह जानती है उसके बाद क्या होने वाला है। वह ये सब सोच रही थी कि तभी प्रेरणा मल्होत्रा नायरा के इशारे को देखकर मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास आकर कहने लगी, झूठ नहीं बोलूंगी भाभी जी, आप बेचारी को क्यों डांट रही हो? परिणीति ने अपनी माँ को सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ तक कि जब सुबह में परिणीति के कमरे में गई थी, तब मैंने उसकी माँ से बात भी की। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और वह अपनी बेटी के साथ अकेले घर में रहती है, तो वह भला अपना घर छोड़कर कैसे आती? उन्होंने तो ये भी कहा है जब कोई ऐसा समय आएगा कि जब उनकी दुकान पर कस्टमर आने कम हो जाएंगे, तब वह अपनी दुकान बंद करके यहाँ जरूर आएगी। तो मैंने भी कह दिया कि आने से पहले हमें बता दीजिएगा। हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर पूरे परिवार की आंखें छोटी हो गई। तभी पूजा मल्होत्रा ने प्रेरणा को देखते हुए कहा, और अगर तुमने परिणीति की माँ से बात कर ही ली थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया? कम से कम हमें उनसे बात कर लेते। वैसे भी इतना कुछ हो गया है और वह अब तक यहाँ हमसे मिलने तक नहीं आई है, जबकि उन्हें तो पहले आना चाहिए था। पूजा मल्होत्रा की बातों को सुनकर प्रेरणा मुस्कुराते हुए कहने लगी, झूठ नहीं बोलूंगी पर मम्मी जी मेरी बात हो गई है। वह सच में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी है, इसलिए उनके पास बात करने का भी समय नहीं था। वह तो 5 मिनट निकाल कर मैंने उनसे बात की थी। यहाँ तक कि यहाँ पर फंक्शन में आने के लिए भी कहा था, पर वह सच में बहुत ज्यादा बिजी है। एपिसोड 24, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? प्रेरणा की बातों को सुनकर सभी परिणीति को देखने लगे। तभी मनोज मल्होत्रा माहौल को संभालते हुए कहते हैं, अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो हम लोग अब ये सवाल क्यों कर रहे हैं? अब हमें बैठकर थोड़ा कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया भी यहीं पर है। ये कहकर वह मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को देखने लगे। वही उन दोनों की नजर परिणीति से हट ही नहीं रही थी। तभी आकृति मल्होत्रा उन दोनों को बिठाते हुए उन्हें देखकर कहने लगी, वैसे हमें लगा नहीं था कि इतना कुछ हो जाने के बाद आप हमारे घर आएंगे। माया के यूं मंडप पर से भाग जाने के बाद मुझे लगा था शायद आप लोग इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। सच में हमारी बहुत तमन्ना थी कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ा। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर मिस्टर सिंघानिया मुस्कुरा कर कहते हैं, हमें खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आखिर हमारी बेटी कैसे हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली थी। और रही बात यहाँ आने की, तो भले ही मेरी एक बेटी ने शादी से भागने की कोशिश की, लेकिन परिणीति तो एक तरफ से मेरी ही बेटी हुई ना। आखिर मैंने उसका कन्यादान किया था तो उस अधिकार के साथ में इतना तो उसके लिए कर ही सकता था। मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा मुस्कुराने लगी। तभी परिणीति और नायरा वहां से किचन में चली गई, जिसे देखकर प्रेरणा मल्होत्रा मिस्टर सिंघानिया से कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाई साहब, लेकिन क्या आपकी बेटी की इस हरकत के बारे में आपके बेटे हर्ष को पता है? प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर मिसेज सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहती है,
हर्ष तो अभी तक यहाँ आया भी नहीं है। उसे 1 हफ्ता और लगेगा। अपना ट्रिप खत्म करने के बाद वह बहुत जल्द घर आने वाला है और उसके बाद ही हम उसे यह सारी बातें बताएंगे। मिसेज सिंघानिया की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी, तो वही सभी घर वाले एक दूसरे से बात करने लगे। इधर दूसरी तरफ अभिमन्यु घर से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी साकेत अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, मिस्टर जडेजा का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। पर ताज्जुब की बात यह है कि वह अपने कंपनी का 55% शेयर तुम्हें देना भी चाहते हैं। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, लेकिन अचानक से वह मुझे 55% क्यों देना चाहते हैं, जबकि उनकी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वह कोई चाल चल रहे हैं? अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, अब वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वह तुम्हें 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूं जहां तुम खुद अपने ही आंखों से मिस्टर जडेजा को देखोगे। वह भी वह करते हुए जिसको तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वैसे तो मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, सामने रहोगे तो तुम अपना रूप भी दिखा पाओगे। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मिस्टर जडेजा का ये आखिरी दिन हो सकता है। चलो, अब यह वही जाकर पता चलेगा कि मिस्टर जडेजा आज आखिरी दिन जीने वाले हैं या फिर उनका जिंदा रहने के समय और ज्यादा बढ़ने वाला है। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर जडेजा का काम तमाम करने के बाद तुम्हें अब डायरेक्ट घर जाना होगा। तुम्हें याद है ना, अभी 2 दिन तक तुम्हारे शेड्यूल में कोई भी मीटिंग नहीं है और ऐसे में ऑफिस में रहकर भी क्या ही करोगे। ऑफिस का काम तो पहले ही असिस्टेंट और मैनेजर संभाल रहा है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में दांत पीसकर कहता है, अगर 2 दिन शेड्यूल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं 2 या फिर 3 दिन के लिए ट्रिप पर चला जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मिस्टर जडेजा से मिलने के बाद बॉडीगार्ड से प्राइवेट जेट तैयार रखने के लिए कह देना और तुम भी मेरे साथ ही चलोगे, तो ज्यादा नखरे करने की कोशिश मत करना, वरना अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो जिंदगी भर तुम्हें मेरा चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हंसते हुए कहता है, मतलब कितनी अजीब बात है ना अभिमन्यु। यार तुम जैसा इंसान, मतलब अभिमन्यु मल्होत्रा सिर्फ एक लड़की की वजह से घर जाने से डर रहा है। क्या इससे ये साबित होता है कि परिणीति के आने के बाद तुम घर इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं वह तुम्हारे सामने ना आ जाए। मानना पड़ेगा परिणीति के आते ही तुम पर असर दिख रहा है। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु तिरछी नजरों से उसे देखकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? तुमने मुझे घर पर 1 हफ्ते तक लगातार कब रहते हुए देखा था? क्या मैं कभी भी 2 दिन से ज्यादा घर पर बीतता था? जब ये बात तुम भी जानते हो कि मुझे घर से ज्यादा बाहर रहना पसंद है, जहां पर मेरी बंदूक चलती है, तो तुम ये सवाल कैसे कर सकते हो? अभिमन्यु की बातें सुनकर साकेत मुंह बना कर कहा, हर समय धमकी देना जरूरी है? हाँ मैं मानता हूँ, मैंने जो कहा हाँ वो फ्लो में निकल गया, लेकिन यो तुम्हें भी सोचना चाहिए, हर बार काम जरूरी नहीं है, थोड़ा फैमिली को भी समय दो। साकेत की बातें सुनकर अभिमन्यु एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरे लिए पहले मेरा काम है और रही बात फैमिली की तो वो लोग पहले से समझदार है। एपिसोड 25 अभिमन्यु ने देखा आराधना को कपड़े बदल। कुछ देर बाद जब अभिमन्यु अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा मिस्टर जडेजा का मैनेजर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर अभिमन्यु मिस्टर जडेजा के मैनेजर को इग्नोर करके अपने केबिन की तरफ जाने लगा। वही साकेत मिस्टर जडेजा के मैनेजर के पास आकर गुस्से में कहता है, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर साकेत की बातों को सुनकर माफी मांगते हुए कहता है, मैं अपनी बॉस की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ उन्होंने जो किया है वो गलत है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। प्लीज आप लोग उन्हें एक मौका दे दीजिए। मैनेजर की बात सुनकर साकेत गुस्से में उन्हें देखते हुए कहता है, अगर तुम्हारे बॉस को इतना ही अपनी गलती का एहसास हो रहा होता ना, तो वह तुम्हारी जगह खुद यहाँ मौजूद होते और हमसे माफी मांग रहे होते। उन्हें अपने घमंड में रहना है तो उनसे कहो जाकर वो किसी और कंपनी के साथ हाथ मिला ले, लेकिन यह मल्होत्रा कंपनी उसकी कभी मदद नहीं करेगी। और हाँ, अगली बार यहाँ आने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी औकात क्या है। यहाँ आना है तो अपने बॉस के साथ आना, अकेले आने की कोशिश मत करना, वरना मेरे कंपनी में बहुत सी सिक्योरिटी है जो बेफालतू के लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है। ये कहते हुए साकेत गुस्से में वहां से केबिन की ओर बढ़ गया। केबिन में आते ही साकेत ने अभिमन्यु को देखा, तो वहीं अभिमन्यु फाइल को लेते हुए बिना उसे देखे हुए कहता है, तो तुमने उसे समझा दिया। अगर उसे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है तो उसे कह दो। अभिमन्यु मल्होत्रा का समय बर्बाद हुआ तो उसकी बड़ी भी कभी नहीं आएगी। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत उसे समझाते हुए कहता है, फिलहाल तो मैंने उसे धमकी दे दी है। मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर जडेजा यहाँ आने वाले हैं। वैसे भी उनकी इतनी औकात नहीं है कि वह मल्होत्रा कंपनी आ सके, और अगर वह आ भी गए ना, तो ये समझ लेना कि वह अपना काम निकालने के लिए आए हैं। फिलहाल के लिए हम मिस्टर जडेजा की बातों को इग्नोर करते हैं। वैसे भी उनका नाम सुनकर मेरा खून खौलता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कुछ दिन पहले मुझे कहा था तुम परिणीति की माँ को यहाँ बुलाने वाले हो और उन्हें सच बताने वाले हो, लेकिन रिसेप्शन खत्म हो गया है, पर वह यहाँ अभी तक नहीं आई है। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था? साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर अपना फोन निकालकर उसे अनलॉक करके उसे अपना फोन दिखाने लगा। जब साकेत ने ये देखा तो वह अभिमन्यु का फोन अपने हाथों में लेकर उसके फोन पर आए हुए मैसेज को पढ़ने लगा, जिसमें अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और यह नंबर परिणीति की बहन का था, जिस पर उसने मैसेज करके ये कहा था कि आपकी बेटी यहाँ आकर पढ़ाई नहीं कर रही है, बल्कि मुझे उड़ा रही है। वही मैसेज का रिप्लाई करते हुए परिणीति की माँ ने जवाब दिया, मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी बेटी से बात कर चुकी हूँ। उसने कहा है कि वह बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। नालायक कहीं के, अगली बार अगर तुमने मेरे नंबर पर फोन या मैसेज करने की कोशिश की ना, तो यह नंबर मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट में डाल दूंगी और फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हारी इन हरकत को देखकर लगता है कि तुम एक नंबर के नालायक गधे हो। मेरी बच्ची के नाम से मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसा कुछ किया ना, तो मैं फोन में घुसकर ऐसा मारूंगी कि हमेशा याद रखोगे। साकेत ने जब यह मैसेज पढ़ा तो उसकी हंसी छूट गई। वह फोन को पकड़ के अपने पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने एक बहुत नया जोक सुना दिया हो। जब अभिमन्यु ने ये देखा तो वह तुरंत उसके हाथों से फोन लेते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपने ये 32 दांत नहीं चाहिए है, इसलिए तो इसे निकाल कर हंस रहे हो। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत अपनी हंसी को दबाकर कहता है, ऐसी बात नहीं है। वह तो मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि पहली बार किसी औरत ने तुम्हें इतना सुनाया है। तुम्हें मारने की धमकी भी दी है। ओ माय गॉड, सोचो जब परिणीति की माँ को ये पता चलेगा कि उन्होंने जिसको इतना सुनाया है वह कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का दामाद है, तो उन्हें कैसा लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम उन्हें बता दो को तुम कोई और नहीं बल्कि परिणीति के पति हो। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में दांत पीसकर कहता है, परिणीति का पति, माय फुट, मैं उसका कोई पति नहीं हूँ। भले ही शादी मंडप पर हुई हो, भले ही शादी पूरी रीति रिवाज से हुई हो, पर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और रही बात इस औरत की, तो इस औरत को भी मैं सबक सिखाऊंगा। बस मुझे समय दे दो, फिर मैं बताता हूँ उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत गहरी सांस लेकर कहता है,
मैं तो कहता हूँ कि तुम ये सब छोड़ो और परिणीति को जानने की कोशिश करो। क्या पता वह सच में अच्छी लड़की हो, क्योंकि इतना समय हो गया है और अभी तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से हमें उस पर शक हो सके। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, क्या चोर कभी कहता है मैं एक चोर हूँ? क्या आतंकवादी कभी कहता है कि मैं एक आतंकवादी हूँ? नहीं ना। तो फिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वह लड़की खुद आकर कहेगी कि मैं अभिमन्यु मल्होत्रा से शादी करके उस घर में क्या कर रही हूँ? उसे लगता होगा मेरी नजर उस पर नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह जहां जहां जाएगी ना, 10 नजर उसके ऊपर रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें जानना है वह अभी क्या कर रही है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और सीसीटीवी फुटेज ऑन करके उसे दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने सीसीटीवी फुटेज ऑन किया, अचानक से उसने परिणीति को कमरे में पाया। हालांकि परिणीति साड़ी ठीक से पहन रही थी, जिस वजह से पल्लू उसके कंधे से नीचे गिरा हुआ था। अभिमन्यु को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि परिणीति कमरे में ही कपड़े बदलेगी। वही साकेत भी ये देखने के लिए आ रहा था। पर जैसे ही अभिमन्यु ने साकेत को आते हुए देखा, तो वह तुरंत लैपटॉप को बंद करके बात बदलते हुए कहता है, मुझे याद आया कि तुम्हें मैंने एक पेपर दिया था। तुम उसे पूरा करके क्यों नहीं लाए हो? अभिमन्यु की हरकत को देखकर साकेत कंफ्यूज होकर कहता है, पर तुमने अचानक से पेपर लाने के बाद क्यों कही? तुम तो मुझे दिखाने वाले थे ना कि परिणीति क्या कर रही है, तो दिखाओ ना। तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर लिया? अच्छा ठीक है, तुम नहीं दिखाना चाहते हो तो मैं खुद देख लूंगा। ये कहते हुए साकेत अभिमन्यु के हाथों से लैपटॉप लेने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।